हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज हिस्ट्री का प्रीवियस क्यूज। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए करके देखने की कोशिश करते हैं आज के क्वेश्चन 20। ठीक है, पहला क्वेश्चन कि अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बात या बातें समान है। ठीक है, पहला कथन क्या बोल रहा है देखेंगे, बट यहाँ देखते हैं पहले। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बात या बातें समान है। तो दोनों एक ही समय काल में निर्मित हुए थे, तो सबसे पहले तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अजंता क्या है, दूसरी शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक। महाबलीपुरम का निर्माण 7वीं शताब्दी से शायद 12वीं शताब्दी ये सब तक हुआ होगा। ठीक है, फिर कह दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। तो अजंता मेनली क्या है, बौद्ध धर्म से है। महाबलीपुरम हिंदू धर्म से, शायद ये शैव धर्म से होगा। ठीक है, हिंदू में। तो ये दूसरा भी गलत है। गलत, दोनों में शिलाकृत स्मारक है। शिलाकृत मतलब शिल पे आकृति बनाया हुआ, यानी पत्थर के आकृति का बना हुआ स्मारक है। तो ये कथन सिर्फ केवल 3 क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, आगे देखते हैं। अजंता और महाबलीपुरम एक ही समय काल में निर्मित नहीं हुए थे। अजंता की गुफाओं का निर्माण दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ, जबकि महाबलीपुरम के स्मारकों का निर्माण 7वीं से 8वीं 12वीं में, ठीक है, शताब्दी ईस्वी में हुआ था। अजंता और महाबलीपुरम का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। तो ये तो हमने बता दिया, इसको छोड़िए। अजंता और महाबलीपुरम दोनों में शिलाकृत स्मारक है, यही बात है, सही है। अजंता की गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई थी, जबकि महाबली स्मारक भी चट्टानों की तराश कर बनाए गए थे। अब तराशना और काटना एक ही चीज होता है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए यह समानता। अच्छा, गुफा है तो काट करके बनाया गया था, मूर्ति ये सब बनाया गया होगा तो क्या है, तराश कर बनाया गया था, थोड़ा सा अंतर है, इसलिए यह समानता दोनों स्थानों में मौजूद है। फिर भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एरीपति, तो ध्यान देना है, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर यूपीएससी ने इसको भी सही माना, क्यों, ये हमको मिल नहीं रहा था, तो सही लेकर ही चलेंगे। भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था, उसको एरीपति बोलते थे। फिर है घटिका, प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय, तो ये भी सही है। अकेले ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण समूह के दान में दिए गए ग्राम, तो ये गलत है। ये ब्राह्मणों को दान दी भूमि को तनी और नहीं करते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा। एरीपति वो भूमि थी इससे प्राप्त राजस्व ग्राम प्रशासन को सौंपा जाता था। ये राजस्व ग्राम प्रशासन के नियंत्रण में होता था और इसका उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता था, जिसमें शामिल था। यह अब इस व्याख्या को छोड़कर चलते हैं, ठीक है, सिर्फ कथन को सही मान के चलते हैं। ये दूसरा है, तनियूर एक बड़ी बस्ती थी जो कुर्रम यानी ग्रामों का समूह का एक हिस्सा होता था, ना कि एक अकेले ब्राह्मण या ब्राह्मण समूह के दान में दिया गया गांव होता था। घटिकाएं मंदिरों से जुड़े शिक्षण संस्थान होते थे, जहाँ वैदिक शिक्षा, दर्शन शास्त्र की शिक्षा, यही सब तो उस वक्त दिया जाता था। ठीक है, मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है। तो बंधुओं मजदूर, बी है सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, सी है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र या वाटर व्हील, तो ये ज्यादा सही है। ठीक है, शायद उसको क्या बोलते हैं, ये तो अर्घट्टा है, इस तरह से घूमने वाले को ढेकली ऐसा कुछ बोलते होंगे। तो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील, जिसको अर्घट्टा बोलते हैं। ठीक है, मध्यकालीन भारत में ये सही है। मध्यकालीन भारत में अर्घट्टा शब्द का प्रयोग भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र या वाटर व्हील को निरूपित करने के लिए किया जाता था। यह एक प्रकार का सिंचाई उपकरण था जो कुओं या नदियों से पानी निकालकर खेतों तक पहुंचाने में मदद करता था। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। तो श्रवण का था या परिवारजक का था कि अग्रहारिक का था। शायद मागध बोलते थे, मगध नहीं, मगध तो एक साम्राज्य था। ठीक है, मागध शायद बोलते थे, तो ये हो जाएगा डी। यहाँ भी वही समझना है,
मागधों। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में मागधों का काम होता था इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहास और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना, उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाना। वे इतिहास और परंपरा के वाहक थे। फिर वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो ये था ऑप्शन बी, अंग्रेजी सरकार के साथ चरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में, चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। तो इसको जनरली समझना है कि नरमपंथी और गरमपंथियों के बीच मतभेद, विचारों का मतभेद, कि अंग्रेजों के साथ किस प्रकार से डील करना है। ठीक है, ये मतभेद के कारण 1907 में सूरत विभाजन हो जाता है। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण चरमपंथियों का नरमपंथियों की अंग्रेजों के साथ बातचीत करने और रियायतें प्राप्त करने की क्षमता पर अविश्वास था। मतलब किस प्रकार से अंग्रेज से डील करके क्या क्या अधिकार प्राप्त करना है, अपना अपना वो व्यू अंतर था, यही समझना है। चरमपंथियों का मानना था कि नरमपंथी बहुत धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं और पूर्ण स्वराज की मांग करने के लिए अधिक आक्रामक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, ऐसा गरमपंथी सोचते थे या उग्रपंथी सोचते थे। सर स्टेवर्ट क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये था कि भारत को अधिराज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए था। ये ऑप्शन डी था। तो क्या बोल रहा है? सर स्टेवर्ट क्रिप्स की योजना, जिसे क्रिप्स मिशन के रूप में भी जाना जाता है। इस योजना में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को अधिराज्य यानी डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने का प्रस्ताव था। अधिराज्य का दर्जा मिलने का मतलब होता है कि भारत को आंतरिक स्वशासन का अधिकार मिल जाता, लेकिन यह वह ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा रखता और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहता। क्रिप्स मिशन की योजना में पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान और क्षेत्र। तो बोध गया क्या बुंदेलखंड में पड़ता है? तो नहीं, ये बिहार में पड़ता है। वो एरिया बुंदेलखंड तो कहलाएगा नहीं, तो ये पहला गलत है। खजुराहो बुंदेलखंड में, तो ये सही है। फिर है शिरडी। तो शिरडी ये महाराष्ट्र में पड़ना चाहिए, विदर्भ में नहीं है। विदर्भ का भी स्थान महाराष्ट्र ही में होगा, ठीक है, लेकिन ये शिरडी जो है महाराष्ट्र के किसी और एरिया में होना चाहिए। फिर नासिक, ये भी तो महाराष्ट्र वाले एरिया में पड़ेगा, मालवा वाले क्षेत्र में नहीं पड़ेगा, तो ये भी गलती है, ये भी गलती है। तिरुपति रायलसीमा, ये आंध्र प्रदेश में शायद पड़ना चाहिए, तो ये 2 सही है, 2 और 5 क्या है? सही है, ठीक है। बोध गया बिहार राज्य में स्थित है, ना कि बुंदेलखंड में। फिर एक खजुराहो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, इसलिए सही है। फिर शिरडी, शिरडी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित है, ठीक है, जो विदर्भ क्षेत्र में नहीं आता है, क्योंकि विदर्भ भी महाराष्ट्र में आता है। यह पश्चिमी महाराष्ट्र का हिस्सा है, इसलिए यह गलत है। नासिक महाराष्ट्र में स्थित, लेकिन यह मालवा क्षेत्र में नहीं आता है। मालवा मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है। अच्छा, मालवा मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, मालवा महाराष्ट्र में नहीं है। तिरुपति आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह भी सही है। अतः 2 और 5 सिर्फ सही, ठीक है। ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऋग्वेद कालीन आर्य और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर ढूंढना है। ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर अस्त्रान यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, यानी कि वो सैनिक ये सब जो होते थे कवच पहनते थे, सर पे क्या हेलमेट जैसा कुछ होता था, तो ये तो होता था, ये तो पहला सही है। लेकिन दूसरा इसी में कथन है वो देखते हैं, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, तो ये तो सही लग रहा है। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, तो ये यहाँ तक कथन तो सही है। जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहा का ज्ञान था, तो ताम्र और कांस्य का ज्ञान था, लोहा का ज्ञान जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं था, क्योंकि ताम्र युग कहलाता था, कांस्य युग भी कहला जाता था, बट लौह युग क्या है? ऋग्वेदिक काल को कहा जाता है। तो दूसरा कथन तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, ये तो बात सही है। जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे, तो ये टोटल बात सही है। घोड़ा की जानकारी जो है सिंधु घाटी को था या नहीं, इसका कोई साक्ष्य नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है, चलिए इसमें हार्ड नहीं था, आगे चलते हैं। मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित, छोटा नहीं ना, मणिपुरी संकीर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गीत और नृत्य का एक प्रदर्शन है, ये तो सही लग रहा है। केवल करताल सिंबल ही वह एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है, तो ध्यान देना है ये करताल के अलावा ढोल मंजीरा ये सब तो जरूरी है, ये सब गलत है। पर ये भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता था, तो ये तीसरा कथन सही है, तो 1 और 3 क्या होगा, सही हो जाएगा। पर यह गीत और नृत्य का प्रदर्शन है, यह कथन सही है। मणिपुरी संकीर्तन गीत नृत्य और वाद्य संगीत का एक रूप है जो भगवान कृष्ण की प्रस्तुति में किया जाता है। केवल करताल सिंबल ही वह एकमात्र वाद्य यंत्र है जो इस प्रदर्शन में प्रयुक्त होता है। तो ये कथन था, कर संकीर्तन में करताल यानी सिंबल के अलावा ढोल ड्रम और अन्य वाद्य यंत्र का भी प्रयोग होता था। यह भगवान कृष्ण के जीवन और लीलाओं को वर्णित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता था। सही है, मणिपुरी संकीर्तन का मुख्य विषय भगवान कृष्ण का जीवन और उनकी लीलाओं और राधा के साथ उनका प्रेम था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेतवारी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था? नहीं था। पहला खत्म, पहला जब खत्म होता है तो ऐसे ही आंसर हो जाता है 2 और 3। ठीक है, तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो दोनों रेतवारी बंदोबस्त से जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त से जुड़े थे जो बंगाल में शुरू किया गया था। ठीक है, अलेक्जेंडर रीड क्या है? अलेक्जेंडर रीड ने 1792 में 12 महल जिसमें रेतवारी व्यवस्था का पहला प्रयोग किया था। थॉमस मुनरो ने मद्रास के गवर्नर के रूप में रेतवारी व्यवस्था को बड़े पैमाने पर लागू किया था, इसलिए अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो दोनों रेतवारी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने के संबंध में संबंधित थे। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले भी हमने लाया था, गलती से ये आ गया है, फिर भी देख लेते हैं। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट निम्नलिखित में किसका उपबंध करता है? ठीक है, ट्रेड, इसको हमने लगता है पॉलिटिकल साइंस में रखा था। ठीक है, तो 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? तो ये आंसर हो जाएगा अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक, ये होना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है, तो 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम यानी ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट मुख्य रूप से औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए ट्रिब्यूनलों की स्थापना और हड़तालों पर कुछ प्रतिबंध लगाने से संबंधित था। तो इस अधिनियम को उद्देश्य औद्योगिक अशांति को कम करना और विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए तंत्र प्रदान करना था। चलिए दोबारा क्वेश्चन हो गया, शायद क्वेश्चन घट रहा था इसीलिए इसको फिर से निकाल दिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। तो फैक्ट्री एक्ट जो है मजदूरी ये सब नियत करने के लिए नहीं, वहाँ काम की दशा क्या है ये सब को निर्धारित करने के लिए किया गया था। तो पहला कथन ये सही नहीं है। N.M. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। ठीक है, तो ये कथन दूसरा क्या है? सही है, तो कथन केवल 2 सही। ठीक है, तो फैक्ट्री एक्ट 1881 मुख्य रूप से औद्योगिक कामगारों की काम करने की परिस्थितियों को विनियमित करने पर केंद्रित था, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के लिए। यह मजदूरी तय करने या श्रमिकों को मजदूर संघ बनाने की अनुमति देने के लिए नहीं था। N.M. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने में एक अग्रणी व्यक्ति थे। उन्होंने श्रमिकों के अधिकारों के लिए अथक प्रयास किया और भारत में संगठित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राधाकांत देव तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये शायद कथन सही होना चाहिए। फिर एक गजलू लक्ष्मी नरसू चिट्टी मद्रास महाजन सभा, तो मद्रास महाजन हेक्टर मावर है शायद एसोसिएशन करके कुछ, उसके संस्थापक थे। ठीक है, सिर्फ मद्रास महाजन सभा का नहीं, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा।
फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो यहाँ पे 1 और 3 ही सही होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन बी। तो राधाकांत देव ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष थे। यह संगठन 1851 में जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था। फिर गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक थे, न कि मद्रास महाजन सभा के। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक। करें मद्रास महाजन सभा की स्थापना की बात किया जाए तो 1884 में हुआ था। बी आनंदचार्लू, बी राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम अय्यर ने की थी। फिर है तीसरा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 में आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ये दोनों ने मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। यह संगठन भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने और राजनीतिक सुधारों की वकालत करने के लिए बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? काकतीय राज्य, तो ये था मोट्टुपल्ली, ऑप्शन बी। काकतीय राज्य में मोट्टुपल्ली एक महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह था। यह बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और विभिन्न वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए केंद्र था। मार्को पोलो ने भी मोट्टुपल्ली बंदरगाह का दौरा किया था और इसकी समृद्धि का उल्लेख किया था। क्या भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौतांत्रिक, क्या पढ़ेंगे, सौत्रातिक और सम्मितीय जैन मत के संप्रदाय थे। तो ये दोनों के बारे में कहा जाता है कि बौद्ध धर्म के मत थे। सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्गी विषय फिनोमेना अव्यय पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। तो ये पहला कथन तो गलत है, दूसरा कथन क्या था, सही था। एक टर्म आया है दृग विषय, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। दूसरा कथन यहाँ पे सही होगा। सौत्रांतिक और सम्मितीय जैन धर्म के नहीं बल्कि बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। सौत्रांतिक हिन्यान बौद्ध धर्म की एक शाखा थी, यहाँ पे ध्यान देना है, हिन्यान, ठीक है, बौद्ध धर्म की एक शाखा थी। जबकि सम्मितीय श्री प्रारंभिक बौद्ध विद्यालयों में से एक था। फिर सर्वास्तिवाद बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण विद्यालय था जिसकी मान्यता थी कि सभी चीजें, ठीक है, धर्म, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी मौजूद है। उनका मानना था कि दृग्गी विषय के अव्यय पूर्णतः क्षणिक नहीं है बल्कि अव्यक्त रूप से वे हमेशा विद्यमान रहते हैं, ठीक है। इस टर्म को आप देख लीजिएगा, फिलहाल हमने देखा नहीं क्या होता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन यानी डायरकी सिद्धांत किससे निर्दिष्ट करता है? तो ये क्या था, प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन करना, ये था, ठीक है, द्वैत शासन से रिलेटेड। तो द्वैत शासन का सिद्धांत जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा लागू किया गया था, प्रांतों को प्रतियोजित विषयों को 2 श्रेणी में विभाजित करने को संदर्भित करता है। आरक्षित विषय थे और अंतरित विषय थे। ये विषय गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के नियंत्रण में थे। इनमें वित्त, पुलिस और न्याय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल थे। अंतरित विषय या अंतरिम विषय, ये विषय निर्वाचित भारतीय मंत्रियों को सौंपे गए थे जो भारतीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय स्वशासन जैसे क्षेत्र शामिल थे। इसीलिए द्वैत शासन का अर्थ है कि प्रांतीय सरकार के कुछ हिस्से ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण में थे जबकि अन्य भाग भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में थे। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो, तो बोधिसत्व पद्मपाणि, तो ये जनरली किससे रिलेटेड है, आता है अजंता में। तो बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध और अक्सर चित्रित चित्रकारी है। यह चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में स्थित है जो अपनी सुंदर और विस्तृत कलाकृति के लिए जानी जाती है। बोधिसत्व पद्मपाणि को कमल पकड़े हुए दर्शाया गया है जो करुणा और ज्ञान का प्रतीक है। आइए देखते हैं निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। परंपराएं और समुदाय। चलेहा साहिब उत्सव, ये सिंधियों से रिलेटेड है।
तो ये शायद पहला सही है। नंदा राजा जात यात्रा, तो ये उत्तराखंड में क्या है, देखना पड़ेगा किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। बारी वारकरी संथालों से रिलेटेड नहीं है क्योंकि ये झारखंड से रिलेटेड नहीं है, महाराष्ट्र के वारकरी समुदाय से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये और 3 यहाँ पे हमको लग रहा है यस। अच्छा, ये भी तो गलती हो गया ना, इसलिए केवल 1 सही है। तो चलिहा साहिब उत्सव सिंधी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ये 40 दिनों तक चलने वाला एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो भगवान झूलेलाल को समर्पित है। फिर दूसरा है नंदा राज जात यात्रा, उत्तराखंड में होने वाली प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ यात्रा है जो गढ़वाल और कुमायूं के क्षेत्र के लोगों के द्वारा आयोजित की जाती है। पर यह गोंडों से संबंधित नहीं है। तीसरा भी गलत था कि वारकरी महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय द्वारा किए जाने वाली एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है जिसमें वे पंढरपुर में भगवान विट्ठल के मंदिर तक पैदल यात्रा करते हैं। करे यह संथालों से संबंधित नहीं है। ठीक है, ये एक और भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। रॉयल इंडियन नेवी में गदर, भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उपयुक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो ध्यान देना है, डेट चेक कर सकते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 1942 में। रॉयल इंडियन नेवी में गदर, तो ये गदर की बात जो आता है ये 1946 में हुआ था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पहले हो जाएगा, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 3, 2, 1 और रॉयल इंडियन नेवी सबसे बाद में। ये और ये इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, आज हमने 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से देख लिया। कल मिलते हैं पॉलिटिकल साइंस के 20 क्वेश्चन के साथ। इसी प्रकार से हमारे चैनल पे बने रहे, वीडियो को देखते रहें। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं पॉलिटिकल साइंस के क्यूज के साथ।